ओके बेटा, सो हम लोग कंडक्टिविटी कर रहे थे और कंडक्टिविटी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, राइट। कंडक्टिविटी में जो अगला टॉपिक है, वैसे तो जनरली इसके भी रहता है बट हम लोग करेंगे, वो हमारे पास है शेयरलेस एक्सपेरिमेंट। शेयरलेस एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या रहता है, किसी भी एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को जानने का तरीका शेयरलेस साहब ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। कराना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, यहाँ से उन्होंने जैसे एक डब्बा बना दिया था और यहाँ से इन्होंने जो है स्टीम डाली थी और स्टीम बाहर निकल रही थी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से स्टीम डाली, स्टीम इन, ऐसे ये स्टीम जा रही है, ठीक है, और यहाँ से स्टीम आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट। अब यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, मतलब इसको पहले तो एक पाइप बना दी थी और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा क्या था हमारे पास, ए था, राइट। और इस पाइप पे अलग अलग थर्मामीटर उन्होंने टेम्परेचर को नापने के लिए रखा था। जैसे ये वाला थर्मामीटर मान लो θ1 पे, ये वाला मान लो θ2 पे। अब यहाँ पर जो थे ये थे θ3 और θ4 पे, राइट। इनमें एक खासियत थी कि एक में तो आउटलेट था और एक में इनलेट था। ये वाला आउट जा रहा है ऐसे, वाटर आउट और वाटर इन, राइट। अब यहाँ पे आपके पास थर्मली हम लोगों ने इंसुलेट कर दिया था, ठीक है। अब ये अलग अलग टेम्परेचर पे था, ये θ1 पे था, ये θ2 पे था, ये θ3 पे था और ये θ4 पे था, राइट। इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसको जानने के लिए उन्होंने इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। तो करना कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वही काम करना है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाली बॉडी, यहाँ पे हीट है, बेसिकली ये हीट ऐसे फ्लो पे हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास इस समय पर जो लेंथ दे रखी है वो एल दे रखी है, एल मान लो θ1 से θ2 के बीच में आपको जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है, आपको एल दे रखी है, राइट। अब आप लोगों को पता है कि इस समय पर जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होती है वो हम लोग कैसे देते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या होता था बेटा फॉर्मूला, K टाइम्स A θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 बाय थिकनेस उसका L। अच्छा Q बाय T हुआ करता था भाई, H हीट कितना अमाउंट जाएगा हम लोग Q बाय T देते थे, इन टाइम T हमारे पास ये जो Q जाएगा ये कितना हो जाएगा, इनटू T हो जाएगा, राइट। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है कि θ3 और θ4 में मेरे पास वाटर का इनलेट है, क्या डाल रहा हूं मैं, वाटर। कितना अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं वाटर के लिए निकालूंगा तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा थीटा, याद है mc डेल्टा टी हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पर अगर मैं θ3 और θ4 के लिए बात करूंगा तो इसके लिए मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा θ4 हायर टेम्परेचर पे, θ3 लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैं देखना होता है कितना अमाउंट पानी का अंदर गया और कितना बाहर आया, यानी कि m आपके पास मास आ जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी करते हैं जो भी वैल्यू दे रखी होगी उससे आप निकाल लोगे। तो आपके पास Q1 और Q2 मान लेते हैं, तो याद था mc डेल्टा थीटा को मैं लिख सकता हूँ θ4 माइनस θ3, राइट, समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोगों के पास mc डेल्टा t और ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी और आपको इक्वेट कर देना है किस किस को, दिस अपॉन दिस कर दो भाई, दिस अपॉन दिस कर देंगे Q2 अपॉन Q1। तो आपके पास जो वैल्यू बेसिकली ये तो हमारे पास इक्वल ही रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट अगर सीरीज में जाता है तो हमारे पास वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपके पास आपको निकालनी थी K की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल रख दीजिए। तो आपके पास Q1 Q2 क्यों इक्वल, समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारे पास सीरीज में फ्लो हो रही है और वो हीट हमारे पास इक्वल रहती है। तो ये आपके पास आ जाएगा Ka टाइम्स ऑफ θ1 माइनस θ2 इनटू T बाय L बराबर mc θ4 माइनस θ3। ये आ जाएगा K की वैल्यू, इसे नीचे पहुंचा दो, इसे ऊपर पहुंचा दो। तो K इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी थी हम लोगों को, तो ये निकल गया है m टाइम्स c ऑफ θ4 माइनस θ3 इनटू L अपॉन a टाइम्स θ1 माइनस θ2 इनटू T। तो ये बेटा आप लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है जो आप किसी भी बॉडी के लिए निकालते हैं कि हाँ आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल कितना आता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो आजकल का टेम्परेचर जो है हमारे पास काफ़ी क्या हो रखा है, ठंडा हो रखा है, लो हो रखा है। तो अगला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। क्या है बेटा, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं बेटा नहीं बताया, नहीं हाँ वो एनोमैलस एक्सपेंशन था बेटा, वो एनोमैलस एक्सपेंशन था। वो मैंने ये बताया था आपको कि ये इस पे रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रोथ ऑफ आइस, नहीं ठीक है ना,
तो ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, बेटा वो जो चीज बताई थी मैंने आपको, वो बताया था कि वाटर किस तरीके से काम करता है। हाँ उसका एप्लीकेशन जरूर ले लेंगे, उसका एप्लीकेशन जरूर ले लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये अलग आता है, राइट। स्टार्ट करें। देखिए बेटा, अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, तो मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी, आइस जो है हमारे पास ऊपर ऊपर जमती है, नीचे नहीं जमती है, नीचे हमारे पास पानी रहता है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों के पास मान के चल लीजिए ये लेक, ठीक है, लेक पे अगर ऊपर बर्फ जमेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 डिग्री से कम ही होगा। लेट्स से वो टेम्परेचर यहाँ पर है, बर्फ जब यहाँ पे जम रही है तो लेट्स से कि वो टेम्परेचर -थीटा है, ठीक है। और मैंने कहा कि वाई लेयर तक ये बर्फ आपकी जमी हुई है, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, वाई लेयर, जहाँ पे आपकी क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। तो ये आपके पास पहला टॉपिक है कि आपके पास बर्फ कहाँ पे जमी हुई है, वाई लेयर पर जमी है। अब मैंने कहा कुछ टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी बाद में देख लेंगे, पर मैंने कहा टाइम के साथ साथ शायद बर्फ बढ़ेगी। तो लेट्स से छोटी सी अमाउंट ऑफ बर्फ जो बढ़ेगी वो कितनी हो गई, मैंने मान ली dy। तो ये वाली जो लेयर है ये डॉटेड वाली, ये कौन सी बेटा मेरे पास, dy थिकनेस की लेयर है। अब इसके नीचे पानी रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके नीचे पानी रहता था, पर पानी हमारे पास यहाँ पे कौन सा रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो पानी रहा होगा ये रहा होगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमारे पास, चलो इसको भी सॉलिड लाइन से बना देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पूरा पानी क्या है, ऐसे भरा हुआ है। और आपको पता है जब इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो भी एक्सपेंशन होता है, वाटर एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो कहानी कितने पे रहा करती थी, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहा करती थी, राइट। याद आ रहा है, पानी के नीचे टेम्परेचर आता था, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी थिकनेस कितनी होगी, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, मतलब वाई कितना है, ये वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर पूछेंगे कितने टाइम में जो है आपके पास ये कहानी होगी, इस तरीके से पूछ लेंगे, राइट। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डी क्यू है या Q है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, m टाइम्स ऑफ L के, भैया m इंटू L होता है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मेरे को लेना है कितनी आइस जमी है, तो आइस के लिए जो डेंसिटी है वो कितनी रहेगी, बेसिकली जो वाटर की रहती है वही लोग हम लोग डेंसिटी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना कोई वो नहीं लेके चलना, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी रो को मान के चल लेंगे, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, तो रो हमारे पास यहाँ पे भी ले रखी है, क्या ले रखी है इसने, रो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे, तो वही लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ले लो, बट मैं रो की टर्म्स ले रहा हूँ, जो भी आपके पास दे रखा मटेरियल उसके हिसाब से आप ले लें, राइट। तो मैं भी रो लेके चल रहा हूँ। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, m इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले dy, राइट। एरिया तो मेरे पास पूरे का ही रहेगा, और जो ग्रोथ में किसकी चेक करना चाह रहा हूँ, dy, समझिए। तो एरिया इनटू लेंथ कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं मास को रो इनटू वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू dy लिखता हूं, चलेगा। तो मेरे पास जो स्टार्टिंग का Q आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, रो इनटू a इनटू dy इनटू l, वेयर l इज द लेटेंट हीट, ठीक है, लेंथ वेंथ नहीं है, कहीं गलत पढ़ रहे हो। Q इज इक्वल्स टू ml, यहाँ पे l लेटेंट हीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें फिक्स रहती है, देखो है ना, 80 रहती है, 335 रहती है, स्टीम की 80 रहती है, इसकी सारी चीजें हम लोग लिख चुके हैं। अब ये तो आ गया आपके पास एक केस, और दूसरा केस आता है कितना अमाउंट ऑफ Q, कितना अमाउंट ऑफ Q जब 0 यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर बनी इसमें आपके पास कितना अमाउंट ऑफ Q है, हीट कितनी आई, ये कैसे निकालते थे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे Q वाला इन टाइम की। तो इसको मिटा दो नीचे वाले में, है ना। तो आप कहेंगे सर हमने Q तो निकाल दिया, और दूसरा जो Q होगा वो हमारे पास आ जाएगा, इसको Q1 मान लेते हैं, Q2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, K टाइम्स इनटू A। देखो यहाँ पे टेम्परेचर गर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, तो पता है, इसका मतलब मुझे दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं 0 माइनस माइनस थीटा, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। के ए अपॉन में टी है तो इनटू टी में यहाँ पे लिख सकता हूं, और छोटे से टाइम इंटरवल के लिए क्या ले रहा हूं, dt ले रहा हूं। अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या आएगा बेटा, y, ये आ जाएगा, नहीं मैं यहां से लेकर यहां तक, अब dy छोटा सा है ना,
तो 0 से लेकर 4 तक जब तक मैं मान के चल रहा हूँ y है, dy इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा है तो k a थीटा, और जो हमारे पास थिकनेस थी वो मैंने कितनी मान लिया इस बार, y मान लिया। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, तो आपके पास इन दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू एल इज इक्वल्स टू के ए, इसको मैं थीटा लिख दूं, इसको मैं थीटा लिख देता हूं, के ए थीटा डॉट डी टी इंटू वाई, राइट। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस, यानी कि dy अपॉन dt पूछा है, रेट का मतलब समझ में आ रहा है भाई। dy अपॉन dt पूछा था आपसे, a से a काट दीजिए, a से a तो उड़ जाएगा, तो आपसे पूछता है dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सर dy अपॉन dt, ये तो पूछा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस का मतलब क्या है, dy मतलब ग्रोथ कितना कर रहा है और dt मतलब रेट उसका, तो dy अपॉन dt इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, k टाइम्स थीटा, ये इधर पहुंच जाएगा अपॉन l रो y। तो ये आपके पास एक छोटी सी वैल्यू रेट ऑफ ग्रोथ की आ जाती है, और तो कुछ नहीं छूटा ना। हाँ, dy अपॉन dt पूछा था, एक तो ये आ जाता है। और दूसरा पूछता है कितने टाइम में इसकी थिकनेस हो जाएगी, कितना टाइम में इस y की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो आप लोग कैसे निकालोगे, या फिर वो आपको y की वैल्यू दे देगा, ठीक है, वो बोलेगा बताओ इतनी थिकनेस जो हुई है वो कितने टाइम में दी है, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखो टाइम पूछा है ना बेसिकली आपसे, टाइम पूछा है तो dt ये रहा, तो देखो इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, बस t इधर ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dt बराबर रो a l k थीटा, नीचे देखते रहना बताते रहना, a नहीं आएगा सॉरी, रो l dy इंटू y अपॉन k थीटा, k थीटा आएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता होगा, टाइम पूछा है dt दे रखा है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो काम बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो काम बन जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टाइम t इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो dy डॉट y y स्क्वायर बाय 2, भाई y डॉट dy हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर बाय 2, तो t इज इक्वल्स टू रो l तो कॉमन रहेगा y स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ k थीटा। तो ये आप लोगों के पास छोटा सा टाइम पीरियड बता देता है कि भैया अगर आप लोगों के पास इतनी थिकनेस की आई है तो उसका स्क्वायर लगा को टाइम निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर वो कहता है कि थिकनेस गई है y1 से लेकर y2 तक, तो यार कहानी तो सही नहीं हो जाएगी, बेसिकली हमने करा तो यही है ना इसका, ये हमने यहाँ पे लिया है बेसिकली 0 से लेकर y तक, y1 से लेकर y2 तक डाल देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसी को अगर मैं y1 से लेकर y2 तक कर दूं, ये समझ में आ गया। देखो ये वाली जो कहानी है यहाँ से है 0 से लेकर y तक की, जो y थिकनेस है। अब ये कह रहा है कि आप y1 से लेकर y2 थिकनेस तक नापेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसकी जगह क्या आ जाएगा y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करके ये तो आएगा y2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रो l2 के थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ये वैल्यू आप लोगों के सामने आ जाएगी, राइट। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं, मेरी एक बार प्लीज ध्यान सुनिए, कि आपको किसी भी लेयर की, आइस की लेयर की थिकनेस पहले करनी है डबल, फिर करनी है ट्रिपल, फिर करनी है 4 गुना, तो इसका मतलब ये है, डबल ट्रिपल करने का मतलब y को चेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपके पास t डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ पे y स्क्वायर है, डबल का मतलब 2y, ट्रिपल का मतलब 3y, तो t की मतलब t1 रेशियो t2 रेशियो t3, जब 1 था फिर डबल करना पड़ा, फिर ट्रिपल करना पड़ा, ये कितना आएगा, तो 1 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा, 2 करूंगा तो 4y स्क्वायर, ट्रिपल करूंगा तो 9, तो ये t1 रेशियो t2 रेशियो t3 किस तरीके से वेरी करेगा, डबल ट्रिपल करने पर इस तरीके से वेरी करेगा, राइट। इतना समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, ये तो कब की कहानी है, मैं लेयर को डबल और ट्रिपल कर रहा हूं, अब वो बोलता है y से 2y करना है, 2y से 3y करना है, अब डबल ट्रिपल नहीं हो रहा, अमाउंट चेंज हो रहा है। देखो अब y से 2y, 2y से 3y करना है, तो हमारे पास ये वाली कहानी आ जाएगी, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, इसको मिटा दो, t1 रेशियो t2 t3 का आएगा, चलो यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। y से 2y करना था, तो बेसिकली मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा, तो 4 माइनस 1, पहले तो हमारे पास 0 से 1 तक जाएंगे, तो 0 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, पहले तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आगे 1,
फिर मेरे को कहां से कहा था 1 से 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 3। अब कहां करना है, 3 से 2 पे करूंगा मैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये वाली कहानी? तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि इस केस में हमारे पास T1 रेशियो T2 रेशियो T3 कितना आएगा 1:3:5। तो यानी कि अगर मैं डबल ट्रिपल करूंगा तो मेरे पास T1 T2 T3 का रेशियो 1:4:9 आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूंगा कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर पे जा रहा हूं एट डिस्टेंस 1 2 3 एंड सो ऑन AP की तरह पर, तो मेरा रेशियो इस तरीके से वेरी करेगा 1 3 5 7 9, और वहां पे क्या करेगा स्क्वायर के साथ 1 4 9 16 25 इस तरीके से वेरी करेगा। समझ में आती है इतनी चीजें? तो ये चीजें आप लोगों के पास छोटी मोटी कंडक्शन की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कंडक्शन के बाद जो टॉपिक आता है वो होता है कन्वेक्शन, राइट? अच्छा, कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर जो न्यूमेरिकल का सेशन है वो आप बीच में ही करा लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है लंबे हो रहे हैं और खिंच नहीं रहे। तो ठीक है, जो कंडक्शन का टॉपिक है अभी पहले कन्वेक्शन करा देता हूँ, 5-7 मिनट का टॉपिक है। कन्वेक्शन के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल ही ले आता हूँ ताकि आप लोगों के कंडक्शन के क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। जो जैसे पिछले टॉपिक रह गए थे अल्फा बीटा के 1-2 क्वेश्चन तो करा दिए थे, वहां से लेकर और जितने हो पाएंगे आज उतने हम लोग आज ही कर लेंगे, रोकेंगे नहीं उसको। ठीक है, मैं लास्ट में कराने का सोच रहा था, लेकिन ठीक है ये भी ठीक है। अगर तुम लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कतें आ रही हैं तो हम लोग कंडक्शन के जो टॉपिक है जो मतलब अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कनेक्टिविटी का आता है। आपने कौन सा वाला बोला था? ये तो ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन था ना, स्पेसिफिक हीट वाला। अच्छा, जिसमें वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। ठीक है, वो भी हम लोग आज ही देख लेंगे। तो कुल मिला के अभी देख लेते हैं, आज के अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले उससे पहले मैं आपको कन्वेक्शन समझा देता हूँ। कन्वेक्शन तो कंडक्शन समझ में आ गया ना? कंडक्शन में चलो एक बार फटाफट से ध्यान करते हैं क्या था। कंडक्शन में ये था कि सर गर्म तो हो रही थी चीजें, लेकिन अपनी जगह से एक मटेरियल दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते हुए यहाँ तक गर्म हो रहा था, राइट? अब कन्वेक्शन की जो कहानी है वो इससे थोड़ी सी अलग हो जाती है, इससे थोड़ी सी अलग हो जाती है। जो हमारे पास कन्वेक्शन होता है इसमें क्या होता है, देखो कंडक्शन में कोई भी आपका मैटर फ्लो तो नहीं किया, मैटेरियल फ्लो थोड़ी किया है, नहीं किया। कन्वेक्शन के केस में आप लोगों का मटेरियल फ्लो करेगा, आप लोगों का मटेरियल फ्लो करेगा, यानी कि द एयर द बॉडी इज हीटेड, द बॉडी इज हीटेड ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी कि इस बार आपका जो मैटर है वो ट्रांसफर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखो बेटा, ये आपके पास मान के चलिए एक बीकर है, राइट? और आप यहां पर हमारे पास आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो आपने आग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी है यहां पर। तो आग लगाने से क्या होगा कि यहां पर आपके पास जो पानी है वो क्या होगा, गर्म होगा। और ऑब्वियसली बात है, अब आपके पास यहां पर पानी ऐसे पड़ा हुआ है, राइट? जब वाटर यहां पर ऐसे पड़ा हुआ है और आपने इसको हीट कर दिया तो क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और एक्सपेंड होने की वजह से जब ये एक्सपेंड होता है बेटा तो ये हल्का हो जाता है। भैया आप टेम्परेचर दे रहे हो, एक्सपेंड होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, राइट? बेसिकली बात वही थी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन ए वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ना मतलब डेंसिटी घट जाएगी, ठीक है? डेंसिटी कम हो गई है, अब इसकी डेंसिटी कम हो गई, आपने यहाँ पे क्या करा, हीट कराया, हीट करते ही इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। अब यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि हीट अभी यहाँ पर पहुंचेगी, पहुंची थोड़ी है। तो ये हीट क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा, नीचे, और यहाँ पे हीट क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे डेंसिटी कम। अब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लिक्विड को, किसी भी लिक्विड में 3-4 चीजें रखोगे तो सबसे ऊपर कौन जाएगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, और जो ज्यादा डेंस होता है वो नीचे बैठ जाएगा, राइट? तो इसलिए ये वाला जो आपके पास पानी होगा ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये वाला पानी कहाँ चला जाएगा, चलते चलते ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर वाला पानी होगा नीचे खाली हो जाएगा तो ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? यहाँ पे क्या था हमारे पास, लेस डेंस से जो ऊपर पहुंच जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी।
और ये जो सेटअप यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये पूरा का पूरा पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर और ये पार्टिकल नीचे आ रहे हैं कि देयर इज अ बॉडी इज ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, ये लिखवाया था। तो एक्चुअल ट्रांसफर हो ही रहा है ना मैटर का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ किस तरीके से हुआ। अब इस करंट को, ये जो करंट यहाँ पे सेटअप हुआ, इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। अब बेटा मेरी एक चीज बहुत ही दिमाग में रखना, हम लोगों के पास तीन मेथड आते हैं, एक आता है कंडक्शन, एक आता है कन्वेक्शन और एक आता है हमारे पास रेडिएशन। इसमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन ही मेजर जो फ्लो ऑफ हीट है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट है। कन्वेक्शन जो है यहाँ पर रोल कौन प्ले करता है, ग्रेविटी भी रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन में ही हमारे पास ग्रेविटी का मेजर रोल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, रेडिएशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेडिएशन में ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। कंडक्शन में हमने देखा कोई रोल देखा नहीं, ये मैटर में डिपेंडेंट कर रही थी, उसको पार्टिकल आगे जा रहे थे, राइट। तो ये चीज आप लोगों के पास पता रहनी चाहिए। कन्वेक्शन का बहुत अच्छे से जो एग्जांपल है ये आप लोग देखते हैं कि जब आप लोगों को छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था, क्या दिन के समय में कोई ब्रीज चलती है, रात के समय में कोई ब्रीज चलती है। दिन के समय में कौन सी ब्रीज चलती है, लैंड ब्रीज। देखो अब तक यही नहीं पता है, दिन के समय सी ब्रीज चलती है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज चलती है। कैसे चलती है आज समझ आता है, रटा होगा तो यही होगा ना, जब रटेंगे तो यही होता है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज, हाँ ऐसे चलती है। ये पता समुद्र इधर है, इधर है, तो चल रही है। मेरा समुद्र इधर हुआ तो अजीब बात कर रहा है, मतलब ये तो तू ईस्ट में तब कह रहा है ऐसे चल रही है, वेस्ट में हुआ तो ऐसे चलेगी। ऐसे वैसे मत करो, ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, गलत बात है। अब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो ये आपका पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। अब बीच में नहीं जाना, अब बीच में जाना, चलो आ जाओ ऑन द बीच यार, आ गए। अब फोटो वोटो तुम खींचना भैया, मैं समझा रहा हूँ। ये वाली जो ये है, ये क्या है आपके पास, लैंड, और ये क्या है, सी, ठीक है। तो ये आपका गोवा का बीच है, बागा बीच। यहाँ पे आप बैठना और यहाँ पे मस्त एक लेटने का वो दिया जाता है, वहां पे आप लेटे हो। क्या ये अरे लेटे रहो यार, कौन लेटी है, अरे लेटी है जो भी लेटी है। अच्छा लगा है लेटी, मतलब लड़का लेटेगा तो कौन नहीं देखेगा, लड़के हो खूबसूरती तुम्हारे चारों तरफ है। चलिए अब देखो क्या होता है, जब सूरज की धूप पड़ेगी तो ये भी गर्म होगा और लैंड भी गर्म होगा, लेकिन दिन के समय पर ज्यादा गर्म कौन होगा, लैंड या सी? सी कुछ भी बेटा, लैंड ज्यादा गर्म जल्दी होती है। एक्चुअल में लैंड की जो थर्मल कैपेसिटी है वो कम है, और वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कम है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए ये गर्म तो होगा, लेकिन लैंड ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। लैंड जल्दी गर्म होने की वजह से आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो हवा थी, यहाँ पर जो हवा थी ये क्या करना शुरू हो जाएगी, गर्म हवा होके राइज करना शुरू करेगी। और ये कैसी थी, कूलर हवा थी, यहाँ पे ठंडी हवा है। अब जब ये हवा राइज करती है तो यहाँ पे हो गया स्पेस खाली, हॉट एयर राइजेस अप, अब कोल्ड एयर फ्रॉम हेयर यानी कि सी से लैंड की तरफ जाती है, और यहाँ पे जो बैठी हुई है या बैठा हुआ है उन्हें दिखता है कि हवा कहाँ से आ रही है, सी से लैंड की तरफ, और इसीलिए इस ब्रीज का नाम क्या हो जाता है, सी ब्रीज। हल्की हल्की हवा आती है, बड़ी अच्छी लगती है, अगर आप जाएंगे तो आनंद ले पाएंगे, ठीक है। तो जब मुंबई जाओ या गोवा जाओ या केरला जाओ तो आप आनंद ले पाएंगे, ठीक है। हाँ मैं ले लूंगा, अभी जल्दी लेने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास सी ब्रीज है, राइट, समझ में आ गया कैसे होता है। अच्छा ये यहाँ पर हुआ, तो ये वाला जो ब्रीज है ना बेटा, ये इस तरफ आता है, धीरे धीरे जब गर्म होगा फिर ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। फिर देखो यहाँ पर भी एक करंट सेटअप हो गया आपके पास, ये करंट कौन सा है, कन्वेक्शन करंट। तो ड्यूरिंग डे कौन सी ब्रीज चलती है, सी ब्रीज। क्या चलती है, बिल्कुल यही तो फंडा है, बेस तो यही था। अच्छा रात के समय पर देखते हैं, चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, क्या? मुझे क्या पता क्या बात है, रात चांदनी है और वो चांद पड़ा गलत हो गया, बना दो। चांद को बचपन से हमने ऐसे देखा है,
सूरज चांद सितारे। ठीक है, ये रात है हमारे पास। अब रात में क्या करोगे? देखो अरे क्या करोगे मतलब, एक मान के चलो लड़का, लड़की तो गई अब एक लड़का है और ये बैठा हुआ दारू पी रहा है। अकेला लड़का क्या करेगा? बेचारा लड़का अकेला दुख बांट रहा था, है समुद्र को देख के रो रहा होगा, देवदास बन के। बिल्कुल ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है लड़का ही बैठा हो, पता नहीं हो सकता, ऑब्वियस नहीं कह रहा, आई एम सॉरी, बट मान के चल लो इसे। देखो क्या होगा रात में, क्या होगा, जो पानी का टेम्परेचर है वो भी ठंडा होगा, टेम्परेचर डाउन, और जमीन का टेम्परेचर भी डाउन होगा। लेकिन ज्यादा कम टेम्परेचर इस बार किसका हो जाएगा? शाबाश, लैंड का होगा। मैंने इधर मुझे लगती तो ही होगा। अबे उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ये गर्म भी देर में होगा, ठंडा भी देर में होगा। तो इस बार इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर जाएगा, यानी कि इससे हमें पता पड़ता है लैंड गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर होगा तो कम, बट इसके मुकाबले क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा इस बार? हॉट ये राइज करेगी, राइट, और यहाँ पे क्या था? कोल्ड। जब ये राइज करेगी तो हवा यहाँ से जाएगी और इस तरफ आ जाएगी। समझ में आया? तो कोल्ड एयर फ्रॉम एयर टू ब्रीज एयर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंड से आ रही है ना हवा, तो इसको लगेगा शायद पीछे से कोई हवा जा रही है ना, तो ये कौन सी ब्रीज जा रही होगी? लैंड ब्रीज। तो इस तरीके से आपके पास कन्वेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक इतना ही रहता है। कन्वेक्शन में कोई बहुत ज्यादा आपको वो नहीं आता, क्योंकि रेडिएशन हमें जो है बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कंडक्शन और कन्वेक्शन का छोटा मोटा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले मैंने आपको जो है एक, हाँ मैं करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ, टेंशन ना ले। एक दिन मतलब इससे पिछले लेक्चर बोला था कि मैंने अगर आपकी दो बॉडीज हैं उनकी स्पेसिफिक हीट आपको m1 s1 दे रखा है, दो मास है m2 s2 दे रखा है। मैंने कहा था बताइए कि वो मास इंडिपेंडेंट होंगे, स्पेसिफिक हीट इज मास इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपसे कहा था, राइट। तो देखो बेटा, लेट्स से कि आपके पास ये दो बॉडी हैं और इनको कंपोजिट करके मैंने एक बॉडी बना दिया, ये कहानी थी आपके पास, राइट। लेट्स से इस बॉडी का मास m1 है, स्पेसिफिक हीट इसकी s1 है, इस बॉडी का मास m2 है और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? s2, राइट। और आपने इन दोनों कंबाइन करा दिया, यानी कि इसका मास क्या हो गया? m1 प्लस m2। अब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेट्स से s1, राइट। स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैंने अगर ये कंडीशन दे रखी है, तो मैंने आपको निकालना भी सिखा रखा है, m1c1 डेल्टा t इज इक्वल टू m2c2 डेल्टा t, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करे थे हम लोगों ने, आज भी कर लेंगे, क्यों दिक्कत है। तो m1 s1 इज इक्वल टू m2 s2 हो जाएगा, राइट। ओके, सो आई कैन राइट कि m1 बाय m2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? s2 बाय s1 आ जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये कंडीशन आ गई आपके पास पहले। यहां पर देखिए, इस बॉडी की अगर आपको कंबाइंड स्पेसिफिक हीट m1 प्लस m2 इंटू s, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m1 s1 प्लस m2 s2? बात तो यही है, स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास ms है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो इस बॉडी की टोटल इज इक्वल टू इसका प्लस इसका, तभी तो हम जब मास ये चीज है, ठीक है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं s बराबर m1 s1, या ऐसे लिख दूं? बेटा बुरा मत मानना, कसम से अगर बुरा मान जाओगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, लिख सकता हूं इसे? अरे यार m1 s1 m2 s2 बराबर थे, तो एक के रेस्पेक्ट में ले लो। तो m1 s1 प्लस m1 s1 लिख दिया, 2m1 s1 लिख दिया। अच्छा, s लिखा है तो नीचे क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस m2 को इधर ले जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m2 इज इक्वल टू m1 टाइम्स s1 अपॉन s2, लिखा जा सकता है। अरे m2 को सीख रहे हो? 2 टाइम्स m1 s1 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? m1 टाइम्स ऑफ s1 अपॉन में s2, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं फटाफट से? s इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 s1 अपॉन m1 प्लस m1 s1 बाय s2, m1 s1 बाय s2 एलसीएम लेना आता है। s इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 s1 अपॉन ये आ जाएगा m1 s2 प्लस
m1 s1 अपॉन में s2, ये s2 ऊपर ले जाओ, m1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो आपके पास s इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 s1 अपॉन m1 कॉमन ले लेते हैं और ये s2 ऊपर पहुंचा देता हूँ, ठीक है, s2 अपॉन s2 प्लस s1, m1 से m1 कट गया तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये डिपेंडेंट नहीं होता है मास पे, है ना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी डू नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि कुछ बच्चों ने किया और बाकी ज्यादा बच्चों ने नहीं किया, तो आप कर लेना सारा, ठीक है। इसे छापो, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो था, आप याद करो पेंडुलम का लेंथ टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपको याद है तो उसमें क्या आया था, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स अल्फा थीटा, इस तरीके से आया था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक दिन में अगर बाहर का टेम्परेचर डेल्टा बीटा मान लो, बीटा मान लो कुछ नहीं, 27 डिग्री से बढ़ गया, किससे बढ़ गया, 27 डिग्री से बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया कह रहा हूं तो बेसिकली डेल्टा मैंने आपको दे दिया 27, बढ़ गया ना, 27 डिग्री से बढ़ गया तो जो भी वैल्यू होगी तो 27 ही रहेगा, वो चेंज 27 ही आएगा। तो आपको बताना है कि उसमें डेल्टा टी कितना आएगा। तो एक दिन में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे और बोलेगा कि आपकी जो पेंडुलम था वो किसका बना हुआ था, वो ब्रास का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, ब्रास का बना हुआ था, और ब्रास का आपको अल्फा दिया रहेगा। लेट्स से मैं भी फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको 2 मान के चल रहा हूँ, कोई भी मटेरियल है जिसका आपको अल्फा 2 दे रखा है, और क्या बोलता है टेम्परेचर बढ़ गया बाय 27 डिग्री, तो आपको बताना है डेल्टा टी यानी कि लॉस कितना होगा। टेम्परेचर बढ़ने से लॉस होता है, घटने से टाइम जो है जल्दी जल्दी चढ़ने लगता है, बच जाता है हमारा टाइम, राइट, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू 2, चेंज इन टेम्परेचर 27 ही रहने वाला है, और टी को क्या लेंगे, एक दिन, यानी कि एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो 86400 आती है तो ये आप लोगों के पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, लल्लू सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ये बोलता है a steel ball initially at a pressure of 10 raised to the power 5 pascal, क्या बोलता है, a steel ball initially at a pressure of 10 की power 5 pascal is heated from 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक हीट किया, 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। आपसे कहता है फाइंड the final pressure inside the ball, find the final pressure inside the ball given that the coefficient of linear expansion of steel, coefficient of linear expansion of steel is 1.1 into 10 की पावर -5। स्टील का आपको जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, कितना रखा है, इतना दे रखा है, और आपसे कह रहा है बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील, बल्क कितना दे रखा है आपको बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको डेल्टा पी निकालना है। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। एक प्रेशर दे रखा है बेसिकली एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये आपको अल्फा स्टील दे रखा है, और ये बल्क मॉडुलस दे रखा है, पूछा है आपसे पी कितना होगा। तो भैया अगर आप लोगों को रिलेशन याद हो या ना हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक रिलेशन तो हुआ करता है डेल्टा पी बाई वी इज इक्वल्स टू वी बाय डेल्टा, राइट। एक रिलेशन तो हमारे पास ये रहता था डेल्टा वी बाई, ठीक है, ये रिलेशन याद करता था, याद करिए, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू बी डेल्टा वी बाई वी, या पी वी बाय डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बी रहता था बल्क मॉडुलस में, राइट। एक रिलेशन तो ये था। अच्छा, अब यहां पर हम लोगों को एक चीज और पता है कि गामा की वैल्यू कैसे निकालते थे, किसी को याद है गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेशन है वो तो बेटा अल्फा के साथ, गामा डेल्टा टी अपॉन वी डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन वी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ये आपके पास क्या आता था, गामा आता था। क्या डेल्टा टी की वैल्यू आपको दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। 20 से 120 बढ़ा तो चेंज कितना आएगा, 100। तो आप लोग यहां पर ऐसा कर लीजिए, डेल्टा वी बाई वी को हम लोग ऐसे रख सकते हैं, राइट। टी को इधर ले जाओ, गामा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है
100 और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे नहीं रखी सर, लेकिन दे रखी है। याद करो अल्फा और गामा में एक रिलेशन बताया था, याद है? अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, मतलब गामा बाय 3, तो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा होता है। तो यानी कि इस गामा को 3 टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकता हूं, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा 1.1 10 की पावर -5 इनटू डेल्टा टी यानी कि 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी आ जाएगा, राइट? अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, मुझे क्या निकालना था? चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा पी निकालना था। ये तो तुम्हें बस बुद्धू बनाने के दिया है, नॉर्मल इतना ही रहता है, मैं ऐसे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो डेल्टा पी आपको निकालना है, ये वाली वैल्यू आपके सामने आ गई, बी आपको गिवन है, तो सीधा इसकी वैल्यू दे रखी तुम्हें डेल्टा वी बाय वी की, और आपको डेल्टा पी निकालना है, तो आपके पास डेल्टा पी कितना आ जाएगा? बी इंटू डेल्टा वी बाय वी, बी की वैल्यू ये रही, डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू ये रही, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से और कुछ इसमें आपको करना नहीं है, यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पास्कल निकालने को बोलेगा तो 1.01 10 की पावर 5 पास्कल, भैया ये चीज हमें दे रखी है, तो इन टर्म्स ऑफ पास्कल बोलेगा तो इनटू 1.1 10 की पावर 5 पास्कल। ये तो आपको पता है ना, एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या कन्वर्ट करना पड़ता है। चैप्टर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर के हम लोग काफी क्वेश्चंस इसके कर चुके थे, राइट? तो ये एक छोटे मोटे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास, क्या था? एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये आप लोगों को कराया था मैंने और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? स्केल रीडिंग की जो वैल्यू होती थी, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? ये चीज हमारे पास आया करती थी। अच्छा, इसी को इस्तेमाल करना है, इसी को इस्तेमाल करना, और एक क्वेश्चन पहले कराया था ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन पता पड़ जाए किस तरीके से आता है। इसने कहा है स्टील टेप ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक स्टील की टेप है, उसकी लेंथ कितनी रखी है? n इज इक्वल्स टू 1 मीटर, इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ये करेक्ट रीडिंग देता है कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। आगे कहता है द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, ध्यान सुनिएगा, ये कहता है द लेंथ ऑफ स्टील रॉड measured by this tape is found to be 63 centimeter. Length of steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter. यानी कि ये कौन सी वाली लेंथ है जो हमारे पास स्केल मेजर कर रहा है, स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास, राइट? ऑन अ हॉट डे व्हेन टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस। कहना क्या चाह रहा है? जनरली तो ये स्केल इस टेम्परेचर के लिए बनाया गया है, लेकिन जब हमने 45 डिग्री के दिन नापा तो पाया गया कि उसकी जो रॉड की लेंथ थी हमने कितनी नापी? 63 सेंटीमीटर नापी है, राइट? आगे कहता है क्या बेटा? एक्सपेंड करना चाहिए, अब वो देखेंगे। ये पूछता है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे। आपसे पूछ रहा है एक्चुअल लेंथ स्टील की कितनी रही होगी इस दिन, अगर व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील ऑन दैट डे, और बोला है अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, यानी कि अल्फा आपको दे रखा है 1.2 into 10 की पावर -5। ये आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है ट्रू वैल्यू क्या रहेगी, राइट? तो ये क्वेश्चन ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा। ये मैंने आपको कराया। स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है? 63। स्केल की रीडिंग तो ये आई है ना उस दिन, और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? करेक्ट, इस दिन नापता था, उस दिन टेम्परेचर ये था, तो उस दिन की करेक्ट रीडिंग कितनी आ जाएगी? तो ट्रू वैल्यू बराबर 63 into 1। अल्फा से पहले एल नहीं, हाँ नहीं, हाँ एल की वैल्यू 1 है ना, हाँ तो 1 एल तो हमने दे रखी है ना इसको पहले, ठीक है। ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है? तो स्केल रीडिंग, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है? 1.2 into 10 की पावर -5, और डेल्टा थीटा कितना है? 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कितना है। 63.0136 बेटा, कितना है? 63.0136। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर है? इसके आगे एल नहीं लगाओगे, एल हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब जब फॉर्मूला निकाला था डेरिवेशन में तो हम लोग यूज कर चुके हैं। ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इससे आपके छोटे मोटे आंसर आपके सामने आ जाएंगे,
ठीक है। इसके बाद जो आपके पास एक दो न्यूमेरिकल थे आप लोगों के, वो मैंने आप लोगों को वो वाटरफॉल वाला तो करा दिया था कि वाटरफॉल इतना आ रहा है तो एनर्जी कितनी आ रही है, W=mgh वाला, राइट, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल रहते हैं वो थोड़े से लेवल अप हो जाएंगे, और जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे कंडक्शन के, इसके न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। कंडक्शन में आप लोगों को कई सारे टॉपिक हमने देखे, और उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हम लोग आज करेंगे थोड़ा सा है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, उसको मिटा दूँ, उसको सॉल्व करते हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हम ही प्रस्तुत करेंगे, और किस तरीके का क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमसे कहता है कि 3 सिलेंड्रिकल की रॉड हैं ABC ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। 3 इक्वल रॉड हैविंग सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर आर जॉइंड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। ये देखो फिगर कितनी अच्छी बना रहा हूं, दे आर जॉइंड इन सीरीज, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर 2K, K एंड 0.5K। इसको कितना दे रखा है, 2K, K और 0.5K रेस्पेक्टिवली। इन अ स्टेडी स्टेट इफ द फ्री एंड्स ऑफ अ रॉड A and C are 100 and 0 डिग्री। ये कह रहा है A B, मतलब ये समझ रहे हो आप, A B C ऐसे दे रखा है, ये A B C, ये कह रखा है ये वाला जो है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये वाला हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट। पूछता क्या है, अज्यूम नेग्लिजिबल लॉस, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। पहले क्या पूछता है, आपको बताना है इसकी के इक्विवेलेंट कितना है पहला, और दूसरा आपको बता रखा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द 2 जंक्शन पॉइंट, यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये वाला और ये वाला जंक्शन पॉइंट है, यानी कि थीटा ए भी मान लेता हूं जंक्शन, और थीटा बी सी मान लेता हूं। तो आपको दो चीज फाइंड करनी है इसमें, पहला एक तो ये कि जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा ही है ना। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप लोगों के पास ये हीट का क्वेश्चन बन गया है, और यहां पर आप लोगों को रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास जो आर नेट आएगा वो आपके पास कैसे आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हमारे पास अगर R की वैल्यू निकाली जाती है तो ऐसे निकालते हैं, और R की वैल्यू बेटे हम लोग कैसे निकालते थे, L/K, R इज इक्वल्स टू L/K, ठीक है। के हमें सबके दे रखे थे, के हमें सबके दे रखे हैं, ठीक है। तो आपके पास R नेट आ जाएगा, R1 लेंथ सबकी L है, हमें दे रखी थी, और A सबका A था, मैंने चीज आपको पहले प्रोवाइड की। L बाय कितना है 2K प्लस R2 कितना है हमारे पास L/KA प्लस R3 कितना है L/0.5K इंटू A, राइट। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो L प्लस 1 2 जा 2 प्लस 0.5 4 जा 2, तो ये 4, समझ रहे हो भाई। एलसीएम ले लिया, 2 ले लिया, और 2 लेके आप सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा, अपॉन में 2KA आ जाएगा, राइट। तो कितना आ गया 7L 4 2 6 7 7L/2KA। ये तो मेरे पास अभी क्या आई है, नेट रेजिस्टेंस वैल्यू निकाला है। अब मेरे से क्या पूछा था कि यहाँ पे जो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहने वाला है, राइट। अच्छा, स्टेडी स्टेट भी उसने एक चीज बार बोला था, है ना। और दूसरी चीज हमें एक चीज पता है कि सीरीज में जो हमारे पास हीट फ्लो होता है वो क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है। सीरीज में हमारे पास हीट फ्लो क्या रहता है, सेम रहता है। तो H जो आप लोग निकालेंगे वो क्या होता है हमारे पास, याद कीजिए फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय R, याद आ रहा है, H इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय R। भाई याद करो, ये मैंने आपको ऐसे सिखाया था, Q/T ये H के इक्वल होता था, है ना, और ये हमारे पास ऐसे आता था। अब H की वैल्यू डेल्टा थीटा मतलब ये माइनस ये अपॉन इसका नेट रेजिस्टेंस, तो मैं लिख सकता हूं H इज इक्वल्स टू H नेट कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा कितना है बेटा 100 अपॉन में R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ जाएगा 7L/2KA, ऊपर पहुंच जाएगा 7L इंटू 2KA। तो H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
200 KA बाय 7L आ जाएगी, राइट। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ पे हर जगह पर हीट सेम स्टेटस सेम, जितनी आएगी उतनी बाहर जाएगी, हर पॉइंट पे सेम है, राइट। तो आप लोग कह सकते हैं अगर मैं फॉर इसके लिए जो हीट आएगी उसको ऐसे लिख दूं, दिस इक्वल्स टू जो हीट यहाँ पे चेंज होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 टाइम्स KA बाय 7L इज इक्वल्स टू, यहां से यहां पर टेंपरेचर ऑब्वियसली बात है इसका ये हो जाए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है 2K, ये तो याद है ना H किसके इक्वल था, KA डेल्टा थीटा बाय L, याद है ना, वही लगा रहा हूं। तो 2K इक्वल 2K, A तो A दे रखा है और डेल्टा थीटा मतलब 100 माइनस थीटा AB, 100 माइनस थीटा AB बाय L, राइट। K से K गया, L से L गया, 2 से गया 100, तो आपके पास ये आ जाएगा 100 बाय 7 इज इक्वल्स टू, सब है ना, 100 माइनस थीटा AB, तो आपके पास थीटा AB इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 अपॉन 7, यहाँ पे 1 लेना, 700 माइनस 100 कितना आ जाएगा 600 बाय 7 आ जाएगा ना, तो थीटा AB आपके पास कितना आ गया है 600 बाय 7, 7 8 जा 56, 40 7 5 या 35, तो 85 पॉइंट समथिंग आपके पास जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। 607 कुछ गलत कर रहा हूँ, 756 40 80 मतलब 80 यही आएगी वैल्यू, चेक कर रहे 600 बाय 7 ही दे रखी है, इन्होंने कैलकुलेशन शायद इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, इन्होंने 87.7 दे रखा है, बट वैल्यू यही आएगी, इसकी कितनी आएगी 7 8 56 40 बचेगा ना, 7 5 35 5 हाँ 85.7 समथिंग आएगा, ओ उसमें गलत दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास थीटा ए भी आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हो, देखो इसी को अगर मैं यहाँ पे कर दूं, जगह नहीं होता यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो कि इसी वैल्यू को यानी कि 200 टाइम्स KA बाय 7L को बेटा आप लोग किसके इक्वल रख सकते हैं BC, और इसमें माइनस कर देंगे 0 से, तो H इज इक्वल्स टू 0.5K इंटू A बाय L, इसकी लेंथ तो L थी, इंटू डेल्टा थीटा मतलब थीटा BC माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ से सारी वैल्यूज वही सेम, ये भी हमारे पास कट जाएगा, यहाँ से थीटा BC आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थीटा BC को आप सॉल्व करोगे 0.5 इधर आएगा क्योंकि तो 0 ही जाएगा, तो 0.5 नीचे आ जाएगा, तो 7 इंटू 0.5 अपॉन 200 करेंगे तो इसकी डायरेक्ट आंसर जो बुक में दे रखा है 400 बाय 7 57.1 आ रहा है, ठीक है 57.1 आप लोगों के पास आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा अब K इक्विवेलेंट जो हम लोगों को निकालना है वो हमारे पास कैसे आया था, K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए K इक्विवेलेंट हमारे पास R नेट की वैल्यू आई है कुछ, क्या आई है, हाँ तो ठीक है, R नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7L बाय 2 टाइम्स ऑफ KA, और K इक्विवेलेंट हम लोग कैसे दिया करते थे बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L प्लस L अपॉन K इक्विवेलेंट लिख सकता हूं भाई, नेट रेजिस्टेंस क्या होएगा R अपॉन K, तो आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, इससे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L प्लस L अपॉन K इक्विवेलेंट, ये भी तो सही है, ये तो हम लोगों ने देखा था किसी भी बॉडी का K इक्विवेलेंट निकालना है, दिस प्लस दिस इसकी लेंथ अपॉन में K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने क्या निकाल रखी है 7L बाय 2K, ये तो मैं आपको निकाल के दिखाई थी, तो आपके पास आ जाएगा 7L बाय 2KA इज इक्वल्स टू 3L बाय K इक्विवेलेंट, ये इधर पहुंचा दो, तो आपके पास K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L से L तो गया, ठीक है, और डाल दो वैल्यू 3 2 6 6 बाय 7, ये हो जाएगा ना, हाँ बेटा 3 2 6 K इक्विवेलेंट इधर पहुंच जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, हाँ K आ गया ना, ये आ जाएगा 6 बाय 7 टाइम्स ऑफ K इंटू A, ठीक है ना, और A भी मरेगा यहाँ पे, K इक्विवेलेंट इंटू A आएगा ना, तो ये A भी जाएगा, 6 बाय 7 के बचेगा यार, R इज इक्वल्स टू L प्लस S अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A आएगा ना,
के होता है ना, आर इज इक्वल टू एल बाय के। तो यहाँ पे सीरीज में एल प्लस एल ये तुमने करे थे ना उस दिन ये वाले क्वेश्चन, याद करिए, ये वाले कराए थे तुम लोग। नेट डेरिवेशन चेक कर लेना इसकी, यही थी, याद आया कुछ? R1 प्लस R2 सीरीज वाली। हाँ, तो ये L बाय के इस तरीके से है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और जो काफी फेमस है, बहुत सिंपल तरीका है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता दूंगा और वो सिंपल तरीके से आप लोगों के सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हालांकि उसमें जो एप्लीकेशन है वो रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, बट आप लोगों को समझ लेना, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा, ठीक है। और वरना क्वेश्चन ना काफी लंबे तरीके से कई किताबों में 2-3 तरीके अलग अलग दे रखे हैं। मैं जो आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो तरीका शॉर्टकट भी है, और जैसे बुक में जो दे रखा है काफी लंबा है, जो मेरे बुक में दे रखा है ना ये लंबा है, हम इसको जो है अलग तरीके से कर लेंगे ताकि आपके पास जो आपका आंसर है वो तुरंत के तुरंत आ जाए, ठीक है। ये तरीका आप वैसे क्लास 12 में ही सीखोगे जब आप किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, वो 10th क्लास में किरचॉफ कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ना तो मैं था इतना अच्छा बच्चा, ना तुम हो शायद। किसी ने कराया किरचॉफ 10th में? नहीं करा ना। हाँ, तो और ना मैं इतना अच्छा टीचर था कि मैंने 10th में तुम्हें कराया हो, है ना। मैंने भी नहीं कराया था, तो गलती मेरी भी है। चलिए है, वापस आते हैं। किरचॉफ क्या कहता है समझ लीजिए। देखो किरचॉफ क्यों कर रहा हूं मैं तो समझाता हूं। तुमसे कहता है कि आपके पास एक 3 रॉड है, एक रॉड ये, ठीक है, बोलेगा एक ऐसे जा रही है, दूसरी रॉड इसकी है और तीसरी रॉड आपके पास ये है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आपसे कहेगा कि अगर ये पहली रॉड किसकी है, एल्यूमिनियम की दे रखी है, ये 12 डिग्री सेल्सियस पे है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है। दूसरी देता है स्टील की जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका एंड, ना इसके जंक्शन से यहां से एक स्टील की रॉड ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर, कोई खेल नहीं है यहां पे। और तीसरा रॉड मेरे को दे रखा है कॉपर का दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछता है अगर जंक्शन है और इसका टेम्परेचर T है, तो आप बताइए टेम्परेचर एट द जंक्शन कितना होगा, जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो बेटा कई सारे तरीके हैं इसको करने के, हम लोग मान के चलेंगे हायर टेम्परेचर पे कोल्डर बॉडी पे, फिर इसका प्लस इसका इज इक्वल टू। मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ कि नेट जो वैल्यू आएगी वो 0 रख देना। क्या बोल रहा हूँ? नेट वैल्यू इज इक्वल टू 0 रख देना। और नेट वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, तो कहता है करंट जो फ्लो हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, हीट करंट जो फ्लो हो रहा है कहां पर, आई ऑफ एल्यूमिनियम प्लस आई ऑफ स्टील प्लस आई ऑफ कॉपर, और जब 50 दे रखे हो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसको क्या रखोगे 0, ठीक है। आपका आंसर हमेशा बनेगा। हालांकि के वगैरह की वैल्यू दे होंगी, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन तो ये कहना चाह रहा है टेम्परेचर में बताओ, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने। 3 आइडेंटिकल रॉड ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच, तीनों की लेंथ कितनी है 1 मीटर ईच, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, यानी कि ए बी इसने कितना दे दिया हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। काफी आसान क्वेश्चन बन गया है। मेड ऑफ एल्यूमिनियम स्टील आर मेंटेन एट टेम्परेचर 12, 4 एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट देयर एंड्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर कॉमन जंक्शन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर कॉमन जंक्शन। तो देखो बेटा R इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास L बाय Ka होता है, ठीक है। और आपको पता है I की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, किस तरीके से निकाली थी किसी को याद है, Q अपॉन T, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था हीट अपॉन में T, यानी कि T बाय R चल जाएगा भाई, डेल्टा H अपॉन R चल जाएगा ना। यहाँ पे जो I था वो हमारे पास डेल्टा H अपॉन R चलेगा भाई। याद करो V इज इक्वल टू, मैंने एनालॉजी सिखाई थी आप लोगों को, V इज इक्वल टू IR, तो करंट के केस में तो ये होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय R, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहाँ पे क्या आता है हीट, यानी Q बाय T, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बेसिकली। यहाँ पे किसका आएगा बेसिकली आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू डेल्टा H, मतलब यहाँ पे क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है मेरा, डेल्टा T आएगा बेसिकली, और अच्छे से कर दूं तो मैं, क्योंकि वही टेम्परेचर डिफरेंस के हीट आ रहा है, तो डेल्टा H बाय यहाँ पे वही काम करना है, ठीक है। तो डेल्टा T बाय R को मैं यूज करता है एनालॉजी, तो इस कंडीशन को आप फॉलो कर लो, आपको क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल है। डेल्टा T हमेशा मान के चलो कि आपके पास ये टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है कोई कहता है कि भाई तुम इसको छोटा मान लो, इसके रेस्पेक्ट में इसको बड़ा मान लो, इसका एक कंडीशन मान लो कि हमेशा बड़ा ही है, ठीक है। और ये बड़ा है तो कहानी खत्म। डेल्टा T मतलब कितना आ गया बेटा T माइनस 12 बाय R इज इक्वल टू क्या होता है L बाय Ka,
तो L बाय के ऊपर पहुंच जाएगा इनटू, इसका के तो दे रखा होगा बेटा, हमको के दे रखा होगा पक्का, हाँ के दे रखा है। के ऑफ कॉपर आपको दे रखा है 400, के ऑफ एल्यूमिनियम आपको दे रखा है 200 और के ऑफ स्टील आपको दे रखा है 50। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब लगा दो इनटू L बाय के ए, यानी कि के इनटू ए, L1 A1 प्लस आई ऑफ स्टील, स्टील कितना दे रखा है, स्टील का के 50 दे रखा है और स्टील का टेम्परेचर यही 50 दे रखा है, प्लस T माइनस 50 इंटू 50 बाय L, L1 दे रखा है तो उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस T माइनस 4 इंटू कितना दे रखा था कॉपर का 400 बाय L इंटू ए। यार जब 1 दे रखा है तो गोली मारो ना इसे, और इसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, राइट। इसका के कितना दे रखा था 200, सॉल्व कर दो, T माइनस 12 इंटू 200 प्लस T माइनस 50 इंटू 50 प्लस T माइनस 4 इंटू 400 इज इक्वल टू 0। T कितना आ गया 200T माइनस 12 दूनी 2400 प्लस 50T माइनस 50 50 2500 प्लस 400T माइनस 4 4 1600, 2400 और 2500 कितना हो गया बेटा 4900 प्लस 60 करोगे 6500 हैं, 24 और 29 होते हैं, 49 और 16 65 होते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं, मेरा आ रहा है 450 650T इज इक्वल्स टू 6500। ठीक है, तो आ गया T कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि टेम्परेचर और जंक्शन कितना आ गया आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, याद कर लो यार, डेल्टा टी बाय एल के, डेल्टा टी बाय आर याद रख लो, कहानी खत्म। और डेल्टा टी क्या लेना है जंक्शन माइनस इसका, जंक्शन माइनस इसका करोगे तो आपके पास ये कहानी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का छोटा सा। ये कहता है 2 वॉल्स ऑफ थिकनेस इन द रेशियो 3:2। क्या कह रहा है 2 वॉल्स आर इन द रेशियो ऑफ थिकनेस, इनका थिकनेस का रेशियो कितना दे रखा है बेटा 3:2 एंड their conductivity is in the ratio 1:3 and conductivity is in the ratio 1:3. They are combined to form a composite wall if free surface be at temperature 30 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. What is the temperature at the interface? क्या बोल रखा है what is the temperature at the interface? बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये आप लोगों को ऐसे दो ये दे दी, ये दे दिया, इसका थिकनेस भाई ये 1 मान लेता हूं और ये रॉड 2 मान लेता हूं। ठीक है, इसका थिकनेस जो दे रखी है हमें यानी कि 3 और इसकी 2 दे रखी, इसका के कितना दे रखा है 1 और इसका कितना दे रखा है 3। राइट, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको पता है ये वही सीरीज वाली कहानी है, वही है टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 और 20, तो इसको 30 मान लो और इसको 20 मान लो, ये कहानी थी। और क्या पूछा है इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, ये तो पूछा कहानी। तो याद कर लो क्या था H1 is equals to H2, H1 is equals to H2 और H क्या था KA डेल्टा थीटा, मतलब क्या लिख दूं 30 माइनस टी लिख दूं, 30 माइनस टी अपॉन थिकनेस इसकी कितनी है बेटा 3 इज इक्वल्स टू KA कितना आ जाएगा T माइनस 20 आ जाएगा अपॉन में इसकी थिकनेस कितनी रखी थी 2 के दे रखी थी, एरिया इक्वल दे रखा था ना राइट। 2 वॉल्स ऑफ थिकनेस इतना फॉर्म अ कंपोजिट वॉल इतना है, हाँ तो एरिया आपके पास इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। क्या बोल रखा है एरिया जो आपके पास है वो इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो बस आपके पास आंसर आ गया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भाई ये 3L दे रखा है 2L दे रखा है, के की वैल्यू 1 थी, के कितना दे रखा है इसका 1, ऐसा कितना दे रखा था 3 दे रखा है ना, तो ए से ए गया, अरे 1 के 2 के लिए हो के से के मर जाएगा, एल से एल मर जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो 30 माइनस टी इतना, तो 2 इंटू 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू ये 3 है ना 9 इंटू टी माइनस 20, तो 60 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 90 माइनस 180। इसको उड़ा दूं, अच्छा अभी क्या आ जाएगा 60 चले जाएगा, इससे चले जाओ, तो 240 इज इक्वल्स टू 11t आ जाएगा।
तो T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 240 बाई 11, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 2 से 22, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, तो 11 बन जाएगा 11 और 21.8 डिग्री सेल्सियस समथिंग है आपके पास। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना आ गया 21.8 डिग्री सेल्सियस और हाँ 21.82 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यही हमारे पास जो है टॉपिक हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को जितने प्रीवियस जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह थे सारे टॉपिक से हम लोग जितने हो सकते थे कर चुके हैं। कंडक्शन में ग्रोथ ऑफ आइस हमने कर लिया और बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग कर चुके हैं। थोड़ी लेंथी क्लास हो गई पर न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में रेडिएशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।